जय हिंद। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना चैनल इंडिया रॉक्स 2023 और अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन जो मैं पढ़ रही हूँ अपने सारे हिंदी स्पीकिंग व्यूअर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ये बुक बहुत सारी लाइफ स्किल्स को समेटे हुए है जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाइफ जर्नी से गुजरने के टाइम वो सारी लाइफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कॉमन लाइफ स्किल्स हैं जो मैक्सिमम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मैं पढ़ रही थी पिछले एपिसोड नंबर 38 में कि किस तरह से शाहदा अपने फाइन आर्ट्स के लेक्चरर से मिलती है और उनके बेटे से मिलती है। और उनका बेटा एंटोनियो, जिसको सिर्फ इटालियन आती है, उसको इंग्लिश भी आती है लेकिन वो हिंदी नहीं समझ पाता, उसको डिफिकल्टी होती है। तो अब इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से शाहदा अपने क्लासमेट के साथ कोलैबोरेशन करती है लैंग्वेज सीखने में। और कोई भी नई लैंग्वेज सीखना एक स्किल होती है, तो शाहदा इसको एज अ लाइफ चैलेंज लेती है और इटालियन सीखने की उसको बहुत खुशी होती है कि इस बहाने मेरा जो टीम मेंबर है उसमें उसको सिर्फ इटालियन आती है, तो मुझे इटालियन सीखने को भी मिलेगी और प्रोनाउंसिएशन करने को भी मिलेगा। और इस तरह से पहली बार में एंटोनियो उसको कहता है ए उन पियासरे कोनोसेट्टी। वो अमेजिंगली उसको देखती है और फिर अपने टीचर को देखने लगती है। तो उसका टीचर जो थे एंटोनियो के पापा, वो इसको ट्रांसलेट करके बोलते हैं, वो बोल रहा है इट इज़ माई प्लेजर टू मीट यू। तो वो जल्दी से गूगल ट्रांसलेशन खोलती है और यहाँ पे देखिए इंटरनेट का यूज़ हम किस तरह से एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। वो इंटरनेट खोलती है और ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन पे सेम हियर का इटालियन वर्जन ढूंढती है और उसको मिलता है आइटम, तो वो कहती है आइटम। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर परमिशन लेते हैं अपने टीचर की अगले क्लास में जाने के लिए। टीचर उन दोनों को परमिशन दे देता है, वो दोनों जाते हैं और अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। शाहदा अरहम के साथ कैंपस उस दिन क्लासेस करने के बाद कैंपस से चली जाती है। अपने घर जाने के रास्ते में वो बताती है अरहम को एंटोनियो के बारे में और उसकी पहली आर्ट क्लास किस तरह हुई, क्योंकि ये सब्जेक्ट उन दोनों का अलग है। तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और वो बताती है कि बहुत ही अच्छी क्लास थी और बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि उसको जो करना था बचपन से वो उस क्लास में हो रहा था। और वो बताती है कि उसका ये बचपन से चाइल्डहुड ड्रीम है कि वो फाइन आर्ट्स की क्लासेस में जाकर के क्लास करे। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तरफ से जब उसको मौका मिला है साइंस के साथ आर्ट्स को भी लेने का, तो अपनी फेवरेट लैंग्वेज के साथ, तो वो बहुत खुश है और ये नई तब्दीली जो है एजुकेशन में वो उसको बहुत पसंद आती है। और सिर्फ शादा ही नहीं, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बदलते हुए ज़माने के हिसाब से जब चीज़ें बदलती हैं तो उस ज़माने के जो बच्चे होते हैं, जनरेशन जिन्हें हम कहते हैं, उन जनरेशन को ये फैसिलिटेट कर देता है, किसी न किसी तरीके से उनके लिए आसानी पैदा कर देती है इस तरह की एजुकेशन सिस्टम। तो वो सब के सब इससे बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो स्ट्रीम डिवीजन सिस्टम था पुरानी एजुकेशन सिस्टम का, वो अब चूंकि बच्चे वैरायटी ऑफ जनरेशन के हैं और बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस अब के जनरेशन में बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो बहुत खुश हो रहे थे इस सिस्टम को। और पुराने सिस्टम को वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से रिजिड देख रहे थे। वैसे तो एज एन एजुकेटर मैं हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती हूँ कि जो भी एजुकेशन सिस्टम होता है जिस ज़माने में, वो उस ज़माने के हिसाब से ठीक होता है। अगले जनरेशन को वो रिजिड लग सकता है, ओल्ड सिस्टम लग सकता है, लेकिन उस ज़माने के लोगों को जो उस ज़माने में पढ़ रहे होते हैं उनके हिसाब से वो ठीक होता है, क्योंकि हर एजुकेशन सिस्टम 3 जनरेशन को जोड़ने के हिसाब से बनाई जाती है। अपने मम्मी पापा की जनरेशन, हमारी जनरेशन और हमारे बच्चे को जनरेशन। और एजुकेशन सिस्टम इस तरह से 3 जनरेशन को जोड़ने का काम करती है।
चूंकि शादा बहुत लविंगली उसका अपब्रिंगिंग उसकी हुई थी, तो वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी और अपनी हर बात को अपने मम्मी पापा से जाके बताया करती थी। तो वो घर आकर के सारी हैपनिंग्स अपने पेरेंट्स को बताती है और एंटोनियो के बारे में बहुत ही एक्साइटमेंट से एक्सप्लेन करती है। हैदर को यहाँ पे पहली बार एक इमोशनल हिट होता है, क्योंकि शाहदा की जबान से बचपन से लेके आज तक सिर्फ हैदर का ही नाम निकलता था। एंटोनियो का नाम पहली बार इतने अमेजिंगली और सरप्राइजिंगली उसके मुंह से निकलना एक फादर के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल हिट होता है। और इस तरह से वो हल्का सा जेलस होता है कि इतना भी क्या खास है इस लड़के में जो मेरी बेटी बार बार उसके बारे में बयान किए जा रही है। वैसे तो उसको पता नहीं था एंटोनियो के नेचर के बारे में, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लड़का कहीं ना कहीं मेरी बेटी को ट्रबल कर सकता है। और ये थॉट एक बहुत ही लविंग फादर के दिमाग में आती है कि किसी भी लड़के की वजह से मेरी बेटी की लाइफ में कुछ ट्रबल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है अपनी बेटी को लेकर के, और उसको इस तरह की वाइब्स आने लगती है कि शायद ये कुछ गड़बड़ करेगा मेरी बेटी की जिंदगी में। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो बैड थॉट और इनसिक्योर थॉट होती है पेरेंट्स की, वो बच्चों को रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ट्रबल कर देते हैं। तो ये बुक यहाँ पे एक लाइफ स्किल सिखाती है कि अगर आप अपने बच्चे के बारे में चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो, तो आपको अपने दिमाग में अपने बच्चों से रिलेटेड सब चीज पॉजिटिव ही रखनी है। आप जहां सा ये सोचेंगे ना मेरी बेटी की लाइफ में ये हो जाएगा, मेरी बेटी की लाइफ में वो हो जाएगा, मेरे बेटा की लाइफ में ऐसा हो जाएगा, तो बिलीव मी, कहते हैं कि यूनिवर्स हर उस बात को सुन लेती है जो दिमाग में आती है। तो फिर ऐसी चीजें रियल लाइफ में भी होने लगती हैं। इसलिए पहला चीज जो हम अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं वो हमें दिमाग में क्यूरेट करनी पड़ती है, और फिर बॉडी और जो वाइब्स होती हैं चारों तरफ की, वो हमें उस तरह का एनवायरनमेंट बना करके बुनने लगती हैं हमारे लिए चीजें। तो पॉजिटिव वाइब हमेशा एज ए पेरेंट रखना चाहिए। मैं भी अपने बच्चों के लिए हमेशा रखती हूँ पॉजिटिव। वैसे तो कहते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बहुत पॉजिटिव होने के बाद भी लाइफ कई बार नेगेटिव चीजें एक्सपीरियंस करने को देती है, और वो इसलिए देती है कि वो एक लाइफ लर्निंग होती है हमारे लिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, मैं जब बहुत सिक्योर होती हूँ हर चीज के लिए, तो वो सिक्योरिटी ही लाइफ में मेरे आती रहती है। वरिशा बैठे बैठे इस तरह से दूर से हैदर का एक्सप्रेशन देख रही थी, और वो इशारों में उसको समझाती है कि नॉर्मली बिहेव करो। ऐसा दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे एक्सप्रेशन, एक बहुत ज्यादा जबरदस्त वरी का, फिक्र का जो एक्सप्रेशन होता है वो दिख रहा है, तो इससे नॉर्मल बात करो, बच्ची छोटी है, इस तरह से उसके लिए इनसिक्योर अभी होने की जरूरत नहीं है। तो वो शादा से अपना जो भी बातें होती है उसको कंप्लीट करता है और उसको बोलता है कि जाओ अब तुम स्नैक्स खा लो। वरिशा उसको बेडरूम में लेकर जाती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम अपने ख्याल में भी शादा के लिए गलती से पेसिमिस्ट थॉट्स नहीं आने दो, नकारात्मक सोच नहीं आने देना। बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखोगे तो एंटोनियो के साथ शाहदा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और हेल्दी रहेगा। और वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी इस तरह की सोच कहीं ना कहीं मिरेकल्स भी क्रिएट करेंगी, एक जादुई एक्सपीरियंस उसकी बेटी की लाइफ में क्रिएट करेंगी। क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं कुछ चीजें, तो हम अपने छोटों को अपनी तरफ से वाइब्स भेज रहे हैं। वाइब्स भेजने का मतलब हम कहीं ना कहीं उनको अपनी दुआएं भेज रहे होते हैं। तो जब हम अच्छी चीजों के लिए अपने बच्चों को दुआएं भेजते रहते हैं हमेशा, तो लाइफ में हमेशा चीजें अच्छी होती रहती हैं। ऐसा मैक्सिमम टाइम देखा गया है। वो कहती है कि जिस तरह से हमने अभी तक उसको फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट किया है, ये सपोर्ट बिल्कुल आगे तक भी उसके लिए हमें बरकरार रखना है, क्योंकि ये जिंदगी का सिर्फ एक पड़ाव है। वो अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुई है और मॉरली बहुत स्ट्रांग नहीं हुई है। उसकी एजुकेशनल जर्नी अभी चल रही है, ये एजुकेशनल जर्नी का बस अगला पड़ाव है। और इसलिए वो उसको समझाती है कि ऐसे लड़के उसकी जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे। जो अच्छे आएंगे वो अच्छी मेमोरी उसकी लाइफ में छोड़कर जाएंगे और एक अच्छी लर्निंग देकर जाएंगे, और जो थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले होंगे तो वो भी उसको सिखा करके जाएंगे कि ऐसे लोगों से किस तरह से हैंडल करना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके जिंदगी में जो भी लड़का आ रहा है सबसे वो शादी ही कर लेगी या उसको लाइफ पार्टनर ही बना लेगी। हैदर इस तरह से उसको एकदम
अनचाही सी, मतलब मन नहीं है हंसने का, फिर भी ऐसी स्माइल पास करता है ये सब बातें सुनकर, वो उसको गले लगा लेती है और उसको हेल्प करती है कि अब इस स्टेज पे तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फादर बनने की ड्यूटी होगी, क्योंकि हर इंसान पहली बार माँ बाप बन रहा होता है अपनी लाइफ में। ऐसे जब सिचुएशन आते हैं तो एक टीनेज का माँ बाप, एक एडल्ट का माँ बाप, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है स्पाउस का एक दूसरे से कनेक्टेड होना और एक दूसरे को सपोर्ट देते रहना कि कुछ नथिंग विल गो रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह से वो कहती है कि हर फादर इसी तरह रिएक्ट करता है जब उसकी बेटी इस दौर से जिंदगी के गुजर रही होती है। ये कोई नया नहीं है और तुम कुछ वियर्ड चीज नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, पॉजिटिविटी के साथ जब तुम इस चीज को हैंडल करोगे तो तुम बहुत ही अच्छी अचीवमेंट अपनी बेटी की लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। और इस तरह से अपनी बेटी पे फेथ रखो और उसको टाइम टू टाइम करेक्ट गाइडेंस देते रहो, सब चीज अच्छे से होती जाएगी। अगले दिन शारदा और एंटोनियो फिर अपने आर्ट क्लास में मिलते हैं। आज वरीशा ने बहुत सारे जो कॉमन यूज के सेंटेंसेस होते हैं उसका इटालियन ट्रांसलेशन और इंग्लिश सेंटेंस लिख करके अपनी पॉकेट डायरी में लाया था, ताकि कन्वर्सेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो और टाइम वेस्ट ना हो उसका मीनिंग समझने में, और उनकी टीम वर्क प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से चलती रहे। दूसरी तरफ एंटोनियो भी इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंस इटालियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाया था, ताकि ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने के टाइम उन दोनों को कम्युनिकेशन गैप ना हो। उनकी थीम उनके टीचर ने जो दिया था वो था द नेचर फेवर्स द गुड, मतलब प्रकृति हमेशा अच्छाई को का साथ देती है, और ये उनका प्रोजेक्ट का टॉपिक था। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हिस्ट्री के पन्नों को उलटना है और हिस्ट्री की लाइट में आपको ये देखना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, और इस प्रोजेक्ट में आपको फ्यूजन दिखाना है एंशियंट और कंटेम्पररी आर्ट आइडियाज का। सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं टॉपिक सुनकर और किस तरह से गाइडेंस देकर, और अपनी डिजिटल स्किल्स को प्रोजेक्ट में उतारने में, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने में बहुत ही क्रिएटिविटी के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। शाहदा और एंटोनियो के अलावा उनके ग्रुप में 3 और मेंबर थे जिनका नाम था अहाना, जाहिद और मिहिका। ये सब के सब बच्चे आर्ट और पेंटिंग के बहुत बड़े शौकीन थे और इनको बस एक ही चीज की प्रॉब्लम फेस हो रही थी, एंटोनियो से कम्युनिकेट करने की, क्योंकि उसको सिर्फ इटालियन समझ में आती थी। शारदा उन लोगों को हेल्प करती है एंटोनियो से कम्युनिकेट करने की, और उनको इटालियन सारे सेंटेंसेस जो उसने अपने डायरी में लिख रखे हैं उससे उनको हेल्प करती है, और उनके साथ ही उनको कुछ साइन लैंग्वेज भी सिखा देती है, ताकि बीच बीच में जब कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो तो वो लोग अच्छे से एंटोनियो के साथ कम्युनिकेट करना सीख सकें। और वो सारे बच्चे अपनी अपनी ड्यूटी को डिवाइड कर लेते हैं वॉलंटियरशिप की बेसिस पे। एंटोनियो ने कैनवस आर्ट मेकिंग की ड्यूटी ले ली, शारदा ने ड्यूटी ले ली डिजिटल सर्च और कोलैबोरेशन, किस तरह से डिजिटल मीडिया को कैनवस पे उतारा जाए इसकी ड्यूटी ले ली। अहाना ने ड्यूटी ले ली एंशिएंट पीरियड के आर्ट पीसेस को सर्च करके शॉर्टलिस्ट करने की। जाहिद ने ड्यूटी ले ली कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट जो था उसके पीसेस को सर्च करके कोलैब करने की, और मिहिका ने ड्यूटी ले ली ये सारी चीजों को एक फाइनल प्रोजेक्ट में किस तरह से ऑन इन प्रेजेंटेशन फाइनल प्रोजेक्ट का एक जिस्ट निकाला जा सके, और उसके बाद वो लोग उसको बनाएंगे पहले जब वो उनके टीचर से पास हो जाएगा। और इस तरह से सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं। कैनवस आर्ट मेकिंग की भी ड्यूटी वो लोग लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों को उन्हें कैनवस पे उतारना था, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद जब प्रोजेक्ट वर्क एक लेआउट टीचर की तरफ से पास हो जाएगा तो ये सारी चीजों को उनको कैनवस पे उतारना था। ये सारे लोग अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने का। डिनर टेबल पे सिर्फ वो अपने पेरेंट्स से बात कर पाते थे, बाकी दिन भर सारे बच्चे बिजी रहते थे। शारदा के इतने चेंज बिहेवियर को देख के वरीशा बहुत ही वरीड हो जाती है और तरह तरह की लव स्टोरी अपने माइंड में क्यूरेट करने लगती है। उसको लगता है कि शायद एंटोनियो के साथ ये बहुत बिजी हो गई है, इसलिए हमारे लिए इसके पास टाइम नहीं है, पता नहीं क्या क्या कॉलेज में ये चल रहा होगा, ये सब सोचने लगती है, जो एक नॉर्मल पेरेंट्स ऐसे सिचुएशन में आ जाती है इस तरह की थॉट दिमाग में। और इस तरह से
हैदर यहाँ पे उसको हैदर याद दिलाता रहता है कि किस तरह से शादा के ऊपर फेद रखना है और पेशेंस रखना है। कुछ दिन पहले वरीशा सिखा रही होती है, लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग इतनी जल्दी जल्दी थॉट की स्लाइड बदलता है, उतनी स्पीड से हम बोलते भी नहीं जितनी स्पीड से दिमाग थॉट्स की स्लाइड बदल देता है। तो अब वरीशा इस हालत में आ गई थी और हैदर उसको समझा रहा था कि सब कुछ सही होगा, तुम बिल्कुल ख्याल रखो। और अपनी बेटी को बहुत ज्यादा बिजी देख करके हैदर कहीं से वक्त निकाल करके संडे के दिन उसको मॉर्निंग वॉक पे ले जाता है और उसको एक्सप्लेन करता है कि कोई भी रिश्ता जो होता है वो इमोशनल थ्रिल नहीं होता, इमोशंस में बह करके हम रिश्ते नहीं बनाते। और वो उसको समझाता है कि तुम्हारी उम्र में इमोशंस बहुत वेव्स की तरह आते हैं और जाते हैं, अच्छे इमोशन, बुरे इमोशन, गुस्से के इमोशन, घबराहट के इमोशन, क्योंकि हार्मोनल चेंज बॉडी में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली और हो रहा होता है, उसकी वजह से इमोशनल चेंजेस भी बहुत जल्दी जल्दी एकदम समुद्र की लहरों की तरह आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और रिलेशनशिप जो होता है ना बेटा, किसी भी इंसान से कोई भी रिश्ता जब हम बनाते हैं, फ्रेंडशिप का हो, उससे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, बच्चों से कोई भी रिश्ता, तो उसमें डिटर्मिनेशन बहुत चाहिए होता है, क्योंकि रिश्ता हम सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाते हैं, हम उस रिश्ते को लॉन्ग रन तक ले करके जाते हैं किसी भी रिश्ते को। तो उसमें सबसे पहली चीज डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। दूसरी एक्सेप्टेंस, कि तुम उसको उस रिश्ते में क्या एक्सेप्ट कर पा रही हो। अपने से आपको देखना है, किसी के कहने पे या किसी के कुछ बोल देने से आपका ये एक्सेप्टेंस हिलना नहीं चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए उस रिश्ते पे काम करने के लिए और उस रिश्ते की अहमियत समझने के लिए। वक्त ब वक्त ऊंच नीच जो भी होती रहती है जिंदगी में, वैसे उतार चढ़ाव में भी उस रिश्ते को निभाने का पेशेंस होना चाहिए। आपके अंदर डिवोशन भी होना चाहिए कि कभी मुझे कोई चीज अगर अपने रिश्ते को बचाने के लिए देनी पड़े तो मैं दे दूं, और कभी सामने वाले को अपने रिश्ते को बचाने के लिए, हाँ, इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ डिवोट करना पड़े तो वो कर दे। और इन सब के साथ साथ इस रिश्ते में दो और चीजें, हर रिश्ता दो और चीजें मांगता है। एक होता है टाइम इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास वक्त होना चाहिए कि आप उससे मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनके इमोशनल स्विंग्स को समझना है, उनका मूड कभी खराब है तो उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। ये जो उन्होंने 6 चीजें समझाई शादा को, जो हर रिश्ते को मैच्योर होने में हेल्प करता है। रिश्ता शुरुआत में ही रिश्ता नहीं बन जाता, रिश्ते की शुरुआत होती है किसी भी रिश्ते की, और उस रिश्ते को एक लॉन्ग जर्नी से गुजरना होता है, तब जाके रिश्ता स्टेबल होता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता ही मैं एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ। आप सगे भाई बहनों का रिश्ता देख लीजिए, बचपन से लेके 20 साल लग जाते हैं। हमारी फैमिली में तो 20 साल लगे अपने हर एक दूसरे को समझने के लिए, अच्छी तरीके से ऑनेस्टी के साथ उसकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके ट्रेड्स को, जेनेटिकल ट्रेड्स, अडेप्टेड ट्रेड्स, प्रोफेशनल ट्रेड्स, उन सब चीजों को समझने के लिए, सारी चीजों को समझकर ये समझना कि हाँ ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, और उसके लिए वो सारी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी लाइफ जर्नी की चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सीखने में 20 साल लग जाते हैं। तो वो सारी चीजें शादा को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इमोशनल थ्रिल ना समझो रिश्ते को, ये बहुत टाइम टेकिंग चीज होता है। और उसको गाइड करते हैं कि जब भी हम किसी रिश्ते में आते हैं तो हम हमेशा अच्छी चीजें, नई चीजें भी सीखते हैं। तो चीजों को सीखते सीखते तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना बिल्कुल मत बंद करना, क्योंकि यही तुम्हारा मेन टारगेट है जिसके लिए तुम यहाँ पे आई हो कॉलेज में। और एक बार तुम्हारा 12th ग्रेड खत्म हो गया, उसका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, तो तुम समझ जाओगी ये सारी बातें कि मैं तुम्हें ये इतना जल्दी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि ये 11th से लेकर 12th तक की जो जर्नी होगी वो तुम्हें हमेशा पढ़ाई लिखाई, प्रोजेक्ट, ये सब में बिजी रखती रहेगी। तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा अलग अलग सा कुछ भी करने के लिए, और फैमिली को देने के लिए तो वक्त मिलता नहीं बच्चों के पास, तो फिर अलग अलग बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होने का वक्त तुम्हें कहाँ से मिलेगा। ये सारी चीजें सुनकर के शाहदा स्माइल करती है
और बोलती है पापा इतनी सारी चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं आप मुझे, मैं थोड़ी ना शादी करने जा रही हूँ जो लड़के से कैसा रिश्ता हो, कैसे बनाऊं, ये सारी बातें आप मुझे अभी समझा रहे हैं। थोड़ा चिल हो जाइए पापा। मैं ना मेरे पास ना तो कोई कॉलेज में कोई क्रश है, ना कोई मेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मुझे ये सब चीजें इस्तेमाल करनी पड़े। तो ये कहकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और अपने पापा का हाथ पकड़ती है और उनको लेकर के घर की तरफ चल देती है। इस तरह से एक जो बहुत मोहब्बत करने वाला फादर होता है, उसकी लाइफ में ये जो दौर आता है बच्ची के एडल्टहुड से लेके शादी तक का, उसमें बहुत सारे फादर को मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है अपनी बेटी को लेकर के इस तरह से इनसिक्योर होते हुए, वक्त वक्त पे चीजें समझाते हुए। उनको लगता है कि ये बच्चे नादानी में कुछ किसी रिश्ते को ना एक्सेप्ट कर ले जो आगे चल के उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दें, और जो आगे चलकर उसको रियलाइज करा दे कि नहीं नहीं मुझे तो ये रिश्ता बनाना ही नहीं था। और यहीं पे मैं रुकूंगी, 20 मिनट हो चुके हैं। किस तरह से हैदर अपनी बेटी को जो अडल्टहुड की तरफ बढ़ रही है गाइड करता है रिश्तों के मामले में, इस सिंसियरिटी को देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए अपने भी सारे अडल्टहुड तक बढ़ते हुए बच्चे को किस तरह से रिश्तों को एक्सप्लेन करना है। और बहुत हद तक कोशिश कीजिए कि आपके एक्शन से आप किस तरह से अपने रिश्तेदारों से रिश्ता निभा रहे हैं, उससे बच्चा ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सब अपने एक्शन से करके दिखाइए कि रिश्ता एक दिन की बात नहीं होती, इमोशनल वेव्स नहीं होता, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है जो जिसमें हमारा टाइम, हमारा एफर्ट, हमारे इमोशंस, हमारा पैसा सब कुछ लग सकता है। और फिर एक लॉन्ग रन के बाद आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स हम जा करके किसी रिश्ते में स्टेबल होते हैं। जुड़े रहिए मुझसे और भी बहुत सारी लाइफ स्किल्स जानने के लिए जो पेरेंटहुड में हमें हेल्प करती है। और तब तक के लिए जीते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।